भारत को महज $49 प्रति बैरल तक में रूस से मिलता रहेगा तेल। भारत ने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के प्राइस कैप $60 प्रति बैरल का कैप लगाने के बावजूद भारत को $49 में तेल मिलता रहेगा। ये रशिया ने भारत से वादा किया है। भारत को इन पाबंदियों के बाद भी बड़ा फ़ायदा मिलता रहेगा। कई अधिकारियों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कहा है कि भारत के सामने रूसी तेल की शिपिंग आदि का भी कोई मसला नहीं है। वो पश्चिमी देशों के क्रूज पर इसके लिए निर्भर नहीं है, इसलिए उसे तेल की उपलब्धता बनी रहेगी, क्योंकि रशिया ने कहा है कि वो अपने तेल टैंकर लीज पे दे देगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तय किया है कि रूस से $60 प्रति बैरल से अधिक दाम में तेल खरीदने वालों को वे शिपिंग और इंश्योरेंस की सुविधा नहीं देंगे। इसे लेकर जानकारी है भले ही पश्चिमी देश पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन वे भी नहीं चाहते कि रूसी तेल का कोई खरीदार ना रहे। ऐसे होने पर बाज़ार में बहुत ज़्यादा अस्थिरता हो जाएगी और तेल की बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी। ही रहे हैं एलन मस्क नंबर 1 वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि उनको लुई विटॉन के बॉस बर्नार्ड अर्नोल्ट ने पीछे कर दिया है। अब जो है एलन मस्क सेकंड नंबर पे चले गए हैं। ये जो खबर है ये फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग ने घोषणा की है कि टेस्ला के जो सीईओ हैं वो सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ गए हैं। जो मस्क साहब हैं उनकी जो टोटल वर्थ है वो है $164 बिलियन की, और जो अर्नोल्ट है उनकी $171 बिलियन है, जिसका मतलब कि वो वर्ल्ड के नंबर 1 बन गए हैं मिस्टर अर्नोल्ट। और इंडिया के जो रिचेस्ट टाइकून हैं गौतम अडानी, वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, जिनकी नेटवर्थ है $125 बिलियन। मस्क रेलीगेशन जो हुआ है सेकंड स्पॉट में, वो इसलिए हुआ है कि उनके टेस्ला के शेयर्स ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा गिर गए थे। ईवी जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर्स है उनके शेयर्स जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप करे थे 6.5% से, तो इसलिए उनकी पोजीशन थोड़ी खिसक गई है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मस्क साहब ने जो है $44 बिलियन में ट्विटर को ख़रीदा है, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे भी जो है उनकी थोड़ा सा फाइनेंशियल उसमें जो है कमी देखी गई है, इस वजह से वो सेकेंड नंबर पे आ गए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स एक बड़ा अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे कहते हैं। हम अभी तक केवल नाभिकीय विखंडन को का दोहन करना सीख पाए हैं, लेकिन उसमें नाभिकीय कचरे और रेडियोधर्मी विकिरण जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन जैसे घातक नुकसान होते हैं। वहीं अभी तक नाभिकीय संलयन नियंत्रित स्थितियों में पैदा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा ऐलान किया है कि उन्होंने पहली बार संलयन प्रतिक्रिया को शुरू करने में लगने वाली ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा निकालने में सफलता हासिल कर ली है। इस आविष्कार को एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। वैज्ञानिक दशकों से ही सूर्य की ही तरह नाभिकीय संलयन ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें प्रतिक्रिया शुरू करने में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने बताया कि यह उपलब्धि पिछले हफ्ते ही कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने हासिल की है। इस प्रयोग में एक तरह का शुद्ध ऊर्जा लाभ प्राप्त हुआ है। प्रयोग का लक्ष्य बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि संलयन प्रक्रिया इतने ज़्यादा तापमान और दबाव पर होता है कि उसे नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस बड़ी उपलब्धि की वजह से रक्षा क्षेत्र और भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए रास्ता साफ हो गया है। आजकल भारतीय वायुसेना में प्रचंड का बहुत बड़ा नाम चल रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने मेड इन इंडिया हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के साथ हुए 1999 के कारगिल युद्ध के बाद इस तरह के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस किए जाने के मद्देनज़र LCH को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। LCH को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए विशेष तौर पर डिज़ाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि LCH प्रचंड को शामिल किया जाना हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने और अक्षय क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने के 130 करोड़ लोगों के भारतीयों के सामूहिक संकल्प के लिए एक विशेष क्षण है। और इससे एक चीज़ का फ़ायदा बहुत है, क्योंकि जो जितने भी हमारे लेह लद्दाख के ऊंचे
इलाके हैं वहाँ पर चूँकि हवा का दबाव बहुत कम होता है, इसलिए जो बड़े हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ है उनके लिए बहुत मुश्किल है उड़ान भरना। पर जो प्रचंड है ये जो है वहाँ उस वायुमंडल में आराम से काम कर सकता है। ऊंची हाइट पे भी ये काफ़ी आसानी से उड़ सकता है, इसलिए कि अब जो चाइना और पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर हम आराम से जो है अपनी चौकसी कर सकेंगे इस प्रचंड के माध्यम के द्वारा। कतर की मेज़बानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीज़न में अब सेमीफाइनल का रोमांच शुरू होने वाला है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच खेला जाएगा। क्रोएशियाई टीम पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल खेली थी, जहां उसे फ्रांस के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना के पास अपना तीसरा खिताब जीतने का मौका है। यह टीम खिताब से सिर्फ 2 जीत दूर है। अर्जेंटीना ने अब तक 2 बार 1978 और 1986 में खिताब जीता था, जबकि क्रोएशिया अब तक एक ही बार 2018 में फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे हार मिली थी। ऐसे में क्रोएशिया के पास इस बार अपना पहला खिताब जीतने का अच्छा मौका है। अभी अभी ये जो खबर आ रही है कि जो है वो तवांग क्षेत्र में चाइना ने भारत पे हमला किया था, भारत की बाउंड्री पे तरफ आए थे, तो इस पे हमने ये देखा है कि ये आखिर ऐसा हो कर क्यों रहा है चाइना। कि देखिए इस समय चाइना पे कई तरह से दबाव हैं। चाइना जो है पहले तो लद्दाख क्षेत्र में हमारे यहाँ घुसपैठ करता था, अब लद्दाख से वो तवांग की तरफ चला गया है, क्योंकि उसकी जो घरेलू राजनीति है वहाँ पर भी कई मोर्चों पे चाइना में जो है बहुत ज़्यादा उठक पटक चल रही है। वहाँ के लोग खुद चाइनीज़ प्रेसिडेंसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और चाइना में जो है कोविड जो पॉलिसी लगाई थी कई समय से, उसकी वजह से कई जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। साथ साथ जो है कई कंपनीज वगैरह जो है वहाँ से जा रही हैं, जिसके वजह से वहाँ नौकरियाँ भी कई लोगों के पास नहीं है। इस वजह से जो है चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये सोच के कि अपने पब्लिक का थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया जाए। दूसरी तरफ तो ये है कि दलाई लामा जो हैं, जो बौद्ध गुरु दलाई लामा हैं, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, और अब अगर कल उनकी जो विरासत है उसको चाइना चाहता है कि वहीं के जो कोई लामा हो वो तिब्बत के ही लामा जो हैं वो बने, और दलाई लामा का जो जो अभी जो पकड़ है बुद्धिस्ट में, जो तिबेटन्स में, वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि तवांग और इस तरफ का जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वहाँ बुद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ से जो है एक राजनीति भी चलती है इस टाइप से। साथ साथ भारत जो है अभी बहुत तेज़ी से बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। पूरे अरुणाचल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में सारी चाइनीज़ टेरिटरी के आसपास सारी रोडें बना रहा है, जिससे चाइना के लिए आगे बहुत ही मुश्किल आने वाली है, क्योंकि भारत की जो सेना है वो बहुत ही कम समय में रीइंफोर्स कर सकती है अपने आप को, और साथ में बड़े बड़े साजो सामान आराम से जा सकते हैं। इसलिए चाइना थोड़ा घबराया हुआ है, और चाइना सोच रहा है कि यही मौका है जो इस ऊंची हाइट या उसको हम अगर हथिया लें तो फिर भारत पे दबाव बनाया जा सकता है। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और इस चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही इम्पोर्टेंट खबरें मिलती रहेंगी, और जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इससे अपना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, और इससे हम और भी जो है आपके लिए कंपटीशन पर्पस के लिए भी जो न्यूज़ हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए।